मैंने कहा माफी मांगो अंकल से, वरना धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दो अंकल। विकी ने बेहद दबे मन से भरत अंकल की ओर देखते हुए कहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और प्रतिशोध के भाव साफ नजर आ रहे थे। विकी ऑफिस से निकलकर सीधे सूरज बघेल के कैबिन में पहुंचा। अब तक सूरज को सारी खबर मिल चुकी थी। भाई, तुमने तो पहली बार ये सब देखा है। मैं न जाने कब से इसी बेइज्जती को झेलता आ रहा था। इसी के चलते मैंने यहाँ नौकरी करना छोड़ दिया। सूरज ने अपने हाथों से विकी के लिए बैग बनाकर उसकी तरफ ग्लास सरका दिया। विकी की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थी और उसके गालों पर आरव की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने एक घूंट में ही पूरा ग्लास खाली कर दिया और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, ये थप्पड़ तोड़े बहुत महंगा पड़ेगा आरव, बहुत महंगा। लेकिन कैसे भाई? अब चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला। सूरज ने विकी के लिए अगला बैग बनाया और फिर उसने विकी के हाथ में ग्लास पकड़ाते हुए कहा, भाई, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुमने साथ दे दिया तो फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। ये आइडिया भाई? विकी ने इस ग्लास को भी खाली करते हुए सवाल किया और फिर वो अपनी भौहें टेढ़ी करके सूरज की ओर बेहद अजीब सी नजरों से देखने लगा। अनिल दीक्षित को जानते हो? सूरज ने सवाल किया। हाँ, नाम तो सुना है भाई। उसके पास ही तो कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर है। सही सुना है तुमने। अब अगर वो बोर्ड मेंबर की मीटिंग में आरव को सपोर्ट करने के बजाय तुम्हें सपोर्ट करते तो आरव की जगह तुम कंपनी के सीईओ बन सकते हो और फिर तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। जिसको चाहो नौकरी पर रखो और जिसको चाहो कंपनी से बाहर फेंक दो। सूरज ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने भी वाइन का ग्लास अपने हाथ में ले लिया। ना भाई ना, नौकरी से बाहर तो कोई ना जाएगा, सब इधर ही रहेंगे और इस बुढ़े भरत से तो मैं अपने जूते साफ करवाऊंगा, जूते। विकी ने दांत पीसते हुए जवाब दिया और फिर अगले ही पल वो कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन भाई, मैंने ये बात बता कि ये दीक्षित ऐसा करेगा क्यों? करेगा, जरूर करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। सूरज के चेहरे पर बेहद अजीब सी मुस्कान छाई हुई थी, जबकि विकी असमंजस भरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। इधर आरव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके पास जयपुर से रतन सिंह का फोन आने लगा। आरव ने जल्दी फोन उठाते हुए कहा, हाँ बताइए रतन सिंह जी, क्या बात है, कोई खबर? बड़े साहब, आपने जिस ड्राइवर की मौत का पता लगाने के लिए कहा था ना, उसका पता लग गया है। फोन के दूसरी तरफ से रतन सिंह की आवाज सुनाई पड़ी। ये सुनकर आरव की भौहें तन उठी। उसने तुरंत ही पूछा, क्या पता लगा आपको? साहब, वो ड्राइवर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसको जहर देकर मारा गया था। मुझे पहले से इस बात का शक था, उसका मर्डर हुआ है। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर तुरंत ही बोला, कुछ पता चला उसके मर्डर के बारे में? नहीं साहब, अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी है और पुलिस भी उससे मिली हुई है। इसलिए पुलिस ने केस को सुसाइड का नाम देकर जल्दी से रफा दफा कर दिया है। बहुत मुश्किल है कातिल के बारे में पता लगा पाना, लेकिन पता जरूर लग जाएगा। रतन सिंह ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, जल्दी पता लगाइए, क्योंकि उसका पता चलने के बाद हमें ये भी पता लग जाएगा कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। आरव ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। इधर घर पर रागिनी गार्डन एरिया में बैठी थी और तभी वहां पर योगिता आ पहुंची और रागिनी के ठीक बगल में आकर बैठ गई। रागिनी ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रागिनी, तुम आरव से प्यार करती हो? योगिता का ये सवाल सुनकर रागिनी चौंक उठी और वो हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके पास योगिता के सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। मुझे पता है कि तुम नहीं करती। अगले ही पल योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं करती हूँ। मेरी और आरव की शादी भी होने वाली थी, लेकिन किसे पता था कि हमारे आरव की किस्मत इतनी बुरी है। वो बेचारा समझ भी नहीं पाया और इस लड़की ने न जाने कैसा काला जादू करके उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। अभी योगिता
वसुंधरा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही वहां पर वसुंधरा पहुंच गई और वो बीच में ही बोल पड़ी। वो रागिनी को घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोली, वरना इसके जैसी गंवार को तो हमारे खानदान में कभी नौकर भी न रखा जाता है। रागिनी अवाक हतप्रद होकर वसुंधरा और योगिता की ओर देखने लगी, जबकि योगिता और वसुंधरा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। रागिनी बिना कुछ जवाब दिए वहां से उठकर जाने लगी। वो भी उठकर खड़ी ही हुई थी कि वसुंधरा उसे सुनाते हुए योगिता से बोली, चिंता मत करो योगिता, आरव की पत्नी और इस घर की असली बहू तो तुम ही बनोगी। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। इसको तो मैं इस घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। रागिनी ने वसुंधरा का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उसे अनसुना करके वहां से चली गई। इधर ऑफिस में भरत अंकल अपने कैबिन में बैठकर फाइल्स में उलझे हुए थे। तभी उनके फोन पर मैसेज आने की बीप सुनाई दी। उन्होंने तुरंत फोन बाहर निकालकर मैसेज देखा। मैसेज पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। हाथ में ली हुई फाइल्स को उन्होंने दूसरी तरफ फेंका और झट से उठ खड़े हुए। चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। वो तेजी से भागते हुए आरव के कैबिन की तरफ बढ़ गए। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे? भरत अंकल के चेहरे को देखते ही आरव ने भांप लिया कि वो इस वक्त काफी चिंता में है। भरत अंकल ने भी आरव को बिना कोई जवाब दिए सीधे ही उसे अपने फोन में आए मैसेज को पढ़ने के लिए इशारा किया। अगले ही पल आरव के चेहरे पर भी परेशानी और चिंता की लकीरें दिखनी शुरू हो गईं। लेकिन ये दीक्षित ऐसा कर क्यों रहा है? अभी तो वो मेरे सपोर्ट में था और अब अचानक से बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाकर मुझे सीईओ से हटाना क्यों चाहता है? आरव ने बेहद गंभीरता से सोचते हुए कहा। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। भरत अंकल ने भी असमंजस भरी नजरों से आरव की ओर देखते हुए कहा। कुछ पल तक आरव बेहद सीरियस होकर सोचता रहा और फिर बोल उठा, दीक्षित ये सब अपने मन से नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई और है जो उससे ये सब करवा रहा है। मैं मिस्टर दीक्षित से बात करूं इस बारे में? आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए उनसे सवाल किया। अभी तो उन्होंने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुला ली है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनको कॉल भी किया, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। पता नहीं क्यों बात ही नहीं कर रहे। भरत अंकल ने चिंतित होते हुए जवाब दिया, अब मीटिंग के बाद ही हो सकता है बात करें। भरत अंकल की बात सुनने के बाद आरव अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, आप मीटिंग अरेंज कीजिए, मैं देखता हूँ। भरत अंकल के रूम से निकलने के तुरंत बाद ही आरव ने अपने ऑफिस मैनेजर रितेश के पास कॉल कर दिया और बोला, मुझे मिस्टर दीक्षित का कॉल रिकॉर्ड चाहिए और वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उस पे भी नजर रखो। जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर, मैं पता करता हूँ। रितेश ने उधर से जवाब दिया और फिर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई और मीटिंग में वही हुआ जिसका अंदाजा भरत अंकल ने पहले ही लगा लिया था। मिस्टर दीक्षित मीटिंग की शुरुआत में ही अपनी जगह पर खड़े होकर बोले, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि मेवाड़ इंडस्ट्री पिछले कुछ महीनों से कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने आरव जी को सपोर्ट किया। हालांकि उन्होंने कंपनी को बचा तो लिया और एक बार फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन फिर उनकी मौत की झूठी खबर की वजह से एक बार फिर से हम सबको लंबा नुकसान झेलना पड़ा। और जो पिछले कई सालों से आप लोगों ने करोड़ों का मुनाफा कमाया है, उसका क्या? मिस्टर दीक्षित अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी भरत अंकल बीच में बोल पड़े, बिजनेस में तो मुनाफा और घाटा चलता ही रहता है दीक्षित जी। हाँ, लेकिन मेवाड़ इंडस्ट्री में ये सिलसिला बहुत जल्दी चलने लगा है। मुझे लगता है कि इस कंपनी के सीईओ बदलने का समय आ गया है। 2 दिन बाद हम फिर से वोटिंग रखेंगे। दीक्षित जी की बात सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चूंकि दीक्षित साहब इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, ऐसे में बाकी के बोर्ड मेंबर्स को भी उनकी बात माननी पड़ी और वोटिंग के लिए सभी राजी हो गए। अब आगे क्या होने वाला था, इससे भरत अंकल और आरव समेत सभी बोर्ड मेंबर्स भी अच्छे से समझ रहे थे। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर आ रहे थे। तभी आरव दीक्षित जी से बात करने की कोशिश करते हुए बोला, दीक्षित जी, हम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे लेट हो रहा है, अभी दूसरी मीटिंग में जाना है।
दीक्षित ने आरव की ओर बिना देखे ही जवाब दे डाला, लेकिन उनके बिहेवियर से ही आरव ने ये भांप लिया था कि वो इस वक्त किसी बड़ी मुश्किल में है, वरना आरव के लिए दीक्षित जी का व्यवहार ऐसा कभी नहीं रहा। अभी आरव वहां से मुड़कर अपने ऑफिस में जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने मोनिका आकर खड़ी हो गई और उसके ठीक पीछे सूरज बघेल भी खड़ा था। वो इस वक्त आरव की ओर देखते हुए बेहद अजीब ढंग से मुस्कुराए जा रहा था। क्या हुआ आरव? सुना है कि तुम्हारी सीईओ की कुर्सी जाने वाली है। मोनिका ने आरव की ओर देखते हुए कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं अपने डैड से कहकर उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनने के लिए कह सकती हूँ और फिर तुम सीईओ बने रहोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थैंक यू तुम्हारी इस डील के लिए, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोनिका की पूरी बात खत्म होने से पहले ही आरव ने उसे जवाब दिया। शायद उसने पहले ही समझ लिया था कि अब मोनिका आगे क्या शर्त रखने वाली है। और रही बात कंपनी का सीईओ बनने की, तो वो तो अब भी मैं ही हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आगे भी मैं ही रहूंगा। आरव ने मोनिका को दो टूक जवाब दिया। इसके साथ ही उसने एक नजर सूरज को भी घूर कर देखा और फिर वो तुरंत वहां से निकल गया। आरव ऑफिस से घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, तो स्क्रीन पर सारा का नाम लिखकर आ रहा था। अभी आरव उसका कॉल पिक करने के लिए स्क्रीन पर टच करने ही वाला था कि उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सारा इस वक्त भला मुझे क्यों फोन कर रही है? आरव ने असमंजस में पड़ते हुए मन ही मन खुद से सवाल किया। उसने झट से सारा के नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने दोबारा से कॉल किया तो फिर दूसरी तरफ से किसी शख्स की आवाज सुनाई पड़ी। हेलो। उस शख्स की आवाज सुनकर आरव घबरा गया। उसने चिंतित होते हुए सवाल किया, कौन बोल रहा है? सारा कहाँ है? मैं दादर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये मैडम को उनके बॉयफ्रेंड के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा है। गाड़ी ठोक दी है इन्होंने, वो भी पुलिस वाले की। क्या ड्रिंक एंड ड्राइव? आरव अवाक होकर बोला। उसे तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड तक ध्यान से सोचने के बाद आरव फिर से बोला, आप मेरी सारा से बात करवाइए। थाने आओ, थाने। अब तो यहीं आकर बात होगी साहब। जरा तमीज से बात कीजिए, आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं। बस 2 मिनट मेरी सारा से बात करवा दीजिए, मैं अपना वकील लेकर तुरंत पहुंच रहा हूँ। आरव गुस्से में लगभग चिल्ला पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और आरव को सिर्फ बीप बीप की आवाज सुनाई पड़ रही थी। छोड़ूंगा नहीं साले को। आरव ने तुरंत अपने वकील को कॉल लगाया। हेलो मिस्टर सक्सेना, एक इमरजेंसी है, आप तुरंत दादर पुलिस स्टेशन पहुंचिए। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उसने झट से फोन अपनी जेब में रखा और गाड़ी के एक्सेलरेटर पर जोर देते हुए उसने गाड़ी को फुल स्पीड में घुमा लिया। क्या होगा जब आरव का होगा सारा के बॉयफ्रेंड से सामना, और क्या आरव बचा पाएगा अपनी सीईओ की कुर्सी? जानने के लिए